उसमें ऐसा तय हुआ था कि एक दिन पंचमी को मेरा रहेगा, फिर सप्तमी को अध्येता के द्वारा प्रस्तुति, संचालन, चर्चा का संचालन और फिर मेरे द्वारा उसका समापन, ऐसा रहेगा। अभी हमने अध्येताओं का क्रम भी तय नहीं किया है और कौन कब करेगा ऐसा दिन भी तय नहीं किया है। वो होना चाहिए था परंतु अभी नहीं हुआ है। तो कल मैंने मनु जी से निवेदन किया था कि शॉर्ट नोटिस में आप अपना विषय प्रस्तुत करेंगे, तो उन्होंने स्वीकृति दी है। आज उनका विषय प्रतिपादन होगा, परंतु आगे आप योजना जो भेजी है वो देख लीजिए और कौन कब प्रस्तुत करेगा उसके लिए आपकी ओर से वॉलंटियर करना चाहिए। तो सब लोग अपना अपना दिन और अपना अपना विषय ये अगर आप मुझे भेजेंगे तो फिर मैं और मनु दो लोगों का एक दिन नहीं हो रहा है ना, एक दिन खाली तो नहीं जा रहा है, ऐसा सब करके समायोजन करके सबको सूचित करेंगे। विषय के लिए स्वयं को ही विषय चुनना था। साधारण धारणा ये है कि हमने जो अपने अध्ययन के लिए विषय तय किया है उसी विषय का कोई एक अंश हम प्रस्तुत करें तो वह हमारे लिए भी सुविधाजनक रहेगा और सबके लिए भी वह योगदान करने का एक अवसर बनेगा। अभी मनु जी ने कौन सा विषय तय किया है वह तो वे ही बताएंगे, परंतु सब लोगों के लिए ये बात फैसिलिटेट करेगी कि हमने जो विषय तय किया है उसी का अंश हम प्रस्तुत करते हैं, परंतु यह अनिवार्य नहीं है, कोई भी और विषय हम चुन सकते हैं। अपेक्षा यह है कि जो भी विषय हम प्रस्तुत करें वह अपने आप में पूर्ण हो। कल भी श्वेत केतु में हमारी इसी प्रकार की विषय प्रस्तुति थी, तो बात यही थी, एक बड़ा विषय होता है और बड़ा विषय मोटे मोटे मुद्दे यदि बता दिए तो भी पूर्ण हो जाता है, और एक छोटा विषय होता है उसको सभी आयामों को लेकर पूर्ण रूप से हम प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये छोटा विषय लेकर उसके सभी आयामों पर चर्चा करना, ये हमारे चर्चा करने वालों के लिए भी सही रहता है, विषय प्रतिपादन करने वाले के लिए भी सही रहता है, और कुल मिलाकर हम लोगों को साधक बाधक चर्चा करने के लिए और चिंतन करने के लिए एक अच्छा अवसर भी प्राप्त होता है। तो मैं मनु जी से निवेदन करूंगी कि ये अपना विषय शुरू करें। जी ताई, मेरा विषय तो वही है जो मैंने अपने लिए भृगु गट का देवता होने के नाते अपने लिए चुना था, और मेरी योजना आज ऐसी थी कि उस विषय पे मेरी जितनी स्पष्टता बनी है उसको सबके सामने रखूं और आज के सत्र को उसमें कुछ और जोड़ना है, ऐसे सुझाव सबसे ऐसे विषय को मेरी योजना जो है वो किस स्वरूप की होने वाली है और उसमें मेरी स्पष्टता कैसे बनी है उस पर थोड़ी बात करने का मेरा विचार था। तो मेरा जो क्षेत्र है जिसपे मुझे शोध करना है, अनुसंधान करना है, सही, तो वो विषय मेरा भारतीय अर्थव्यवस्था, ये बड़ा अम्ब्रेला विषय है। और इसको चुनने के पहले मैं सोच रहा था कि मैं कैसे इसको बताऊं कि क्या कारण रहे कि मैंने ये क्यों चुना है इसको चुनने का। तो हम ये तो जानते ही हैं कि एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री जो एंगस मैडिसन हुए थे, उन्होंने जो अपनी स्टडी करी थी उसमें जीडीपी को अप्लाई किया था पिछले 2000 वर्षों में, और उन्होंने पाया था कि 80% समय इन 2000 वर्षों में भारतवर्ष जो है वो शीर्ष की अर्थव्यवस्था रही थी। माने आज के मानक में भी वो शीर्ष पे थी, अपने मानकों में तो रही ही होगी,
आज के मानकों में भी वो 80% समय शीट की अर्थव्यवस्था रही। अभी अगर ऐसा रहा है तो हमें उस अर्थव्यवस्था के मूल सिद्धांतों को समझना है, आज उसका आकलन करना है कि आज उसमें से क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो हमारी आज, लेकिन हमारी क्या है, आज की समझ जो है वो पाश्चात्य अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों पर बनी है और उससे कई समस्याएं भी उत्पन्न हुई हैं। और मैंने समस्या, मैंने जो आज हम बोल रहे हैं जो व्यवस्था है वो अर्थ केंद्रीय व्यवस्था, हमारा जीवन जो है वो अर्थ केंद्रीय जीवन हो गया है, उससे कई समस्याएं उत्पन्न हुई। तो जो समाज में समाज के किसी भी पहलू पे हम काम करें, हमने पुनरुत्थान से जब जुड़े तो हमने यही सोचा कि ये शिक्षा के प्रश्न को ओन करना, उसका मायने क्या है और उसके लिए क्या काम करना है। लेकिन ये बात भी सच है कि समाज के किसी भी पहलू पे हम काम करें, जब तक अर्थ को व्यवस्थित नहीं करेंगे तब तक उस विषय पर पूरी तरह कार्य हो ही नहीं सकता है। अर्थ, क्योंकि अर्थ आज केंद्र में है तो उसको व्यवस्थित करना तो अनिवार्य बन ही जाता है। तो और इसमें कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जो कहने को सिद्धांत हैं, सिद्धांत के रूप में हम पढ़ते हैं, समझते हैं, लेकिन वे असल में समस्याएं ही बन गई हैं। और उन उन सिद्धांतों से और इसीलिए उन समस्याओं से अलग हटके हमको सोचना पड़ेगा, ऐसा तो है। तो जैसे हम बोलते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये तो हम सब जगह ही पढ़ते हैं। और हम वो एग्जाम्पल भी देते हैं कि एक कमजोर जानवर को एक बड़ा जानवर खाता है और फिर उससे बड़ा जानवर खाता है, और तो अंत में कौन सरवाइव करता है, जो फिटेस्ट है वो सरवाइव करता है, ऐसा उदाहरण हम देते हैं। लेकिन इसमें ये देखना भूल जाते हैं कि इतना होते हुए भी कोई भी प्रजाति नष्ट नहीं होती। ये उस प्रकार की व्यवस्था है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नहीं है, सर्वाइवल फॉर एवरीबडी। ऐसा ऐसी व्यवस्था है वो, उसे उस रूप में नहीं देखते हैं। तो आज तो हम ये बोलते हैं बाजार में सिर्फ सामर्थ्यवान ही टिक पाएगा, जिसमें सामर्थ्य नहीं है वो टिकेगा ही नहीं, वो लुप्त हो जाएगा। तो सामाजिक समायोजन की बजाय कब ज्यादा सामर्थ्यवान बनने की होड़ लग गई, ये हमको पता ही नहीं चला। तो ये एक समस्या इकट्ठी हुई। दूसरी, आज हम बोलते हैं कि जो टेक्नोलॉजी का उपयोग है उसमें खासकर इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हम किसी भी आज के किसी भी कॉर्पोरेट क्षेत्र में जाते हैं या किसी, छोटे से व्यापारी से लेकर बड़े व्यापारी तक कहीं भी जाते हैं हम, तो ये ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये तो ग्रहित ही मान लिया है कि इसके बिना सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। और ये टेक्नोलॉजी का उपयोग कब दुरुपयोग में बदल जाता है और बदल गया है, ये भी हमको पता नहीं चला है। हमने तो, क्योंकि आज इसके बिना सरवाइव करना मुश्किल है, ऐसा हो गया है। फिर हम ये भी देखते हैं कि भारत का जीडीपी तो बढ़ रहा है, हम विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, तीसरी होने जा रहे हैं, पर आर्थिक विषमता भी बढ़ती जा रही है। माने जो भी हमारी निधि है, धन है राष्ट्र का, वो कुछ, और ये विश्व में भी देखते हैं, राष्ट्र में ही नहीं विश्व में भी देखते हैं कि वो धन जो है वो अधिकतम प्रतिशत कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथ में सीमित हो गया है। इसलिए हम हमेशा जीडीपी की बात करते हैं, पर कैपिटा इनकम की बात नहीं करते हैं। और वो पर कैपिटा इनकम में से भी जो बड़े धनाढ्य लोग हैं उनको भी हटा दिया जाए तो हमारी स्थिति बहुत और स्पष्ट दिखाई देती है। तो ये एक अलग समस्या जो है, जीडीपी बढ़ना ही उन्नति का संकेत है, आर्थिक उन्नति ही उन्नति का पैमाना है, संकेत है। ऐसा मानने पर ये कब पारिवारिक अस्थिरता बढ़ गई, कब व्यक्ति का अकेलापन बढ़ गया, कब बिना पुरुषार्थ के कम से कम समय में अधिक से अधिक धन कमाने का, हथियाने का लालच बढ़ गया, ये सब हमको पता ही नहीं चल रहा है। तो जो आज हम ग्रहित मान रहे हैं, जो आज हम सिद्धांत मान रहे हैं इकोनॉमिक्स के, अर्थशास्त्र के, वे ही असल में समस्याएं हैं और इनसे अलग हटके सोचना है हमको। हमारी जितनी भी
पारिवारिक समस्याएं, सामाजिक समस्याएं, प्राकृतिक समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, ये इस अर्थव्यवस्था को केंद्र में रखकर और इन सिद्धांतों को केंद्र में रखकर ऐसा करके हम इकोनॉमिक्स कर रहे हैं, इसीलिए हुआ है। तो हमको इस अर्थ के विषय को समझना, उस पर चिंतन करना, भारतीय अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों के आधार पर उद्योगों के सफल प्रतिमान स्थापित करना, ये अत्यंत आवश्यक है। और ये हम चाहे शिक्षा का क्षेत्र देख रहे हैं, चाहे समाज का क्षेत्र देख रहे हैं, चाहे न्याय का क्षेत्र, माने किसी भी क्षेत्र को देख रहे हैं, जब तक इसको फिक्स नहीं करेंगे तब तक उस क्षेत्र में हमको सफलता नहीं मिलेगी, ऐसा मुझे समझ में आने लगा है। अब अर्थ के और ये भी लगता है कि अर्थ के माध्यम से ही धर्म की पुनर्स्थापना, माने ये अर्थ को व्यवस्थित करना है, इसके माध्यम से ही जो हम धर्म की पुनर्स्थापना करते हैं और कहते हैं वो होने वाली है। और फिर शिक्षा के माध्यम से ही उस समाज में जो स्थायित्व प्रदान करना है, उस उद्देश्य को जो पाना है, वो हम पा पाएंगे। तो पहले माने हमेशा मुर्गी आई कि अंडा आया, ऐसा तो बोलते हैं। और हम पहले भी कई बार चर्चा किए हैं कि इन व्यवस्थाओं में पहले अर्थ को ठीक करें कि राज्य व्यवस्था को ठीक करें कि फिर शिक्षा व्यवस्था ठीक होगी। और शिक्षा व्यवस्था को पहले ठीक करेंगे फिर बाकी सब व्यवस्थाएं ठीक होंगी, ऐसा हमने माना ही है। ये शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने के लिए मानसिकता में तो शिक्षा व्यवस्था को कैसे लाना है एज अ गोल, वो तो लाना ही है, लेकिन उसके लिए अर्थव्यवस्था में क्या करना है, ये दोनों या तो साथ साथ चलेंगे, या हमको अर्थ को पहले एड्रेस करना पड़ेगा या अर्थ के साथ ही शिक्षा को एड्रेस करना पड़ेगा, ऐसा तो है। ऐसा मेरी समझ बनी है। तो इसीलिए अर्थ के क्षेत्र को अध्ययन का क्षेत्र बनाना, ये ऐसा मुझे लगा कि ये होना चाहिए। और ये अर्थ का क्षेत्र तो मैंने बहुत व्यापक क्षेत्र है और इसमें बहुत सारे विषय और उपविषय बन सकते हैं। इसमें भी मैंने जो उपविषय चुना है अपने लिए, मैंने ये अर्थ का क्षेत्र, मुझे लगता है कि इसको तो बहुत लंबा इसमें शोध होना है, अध्ययन होना है। इसमें भी पारिवारिक व्यवसाय और उसका अर्थव्यवस्था पे प्रभाव, इसको चुना है। जब जब हम अर्थव्यवस्था के व्यावहारिक आयामों के बारे में विचार करते हैं, तो माने इसमें पारिवारिक व्यवसाय की व्यवस्था का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, ऐसा मैंने अनुभव में भी और अध्ययन में भी ऐसा निचोड़ मुझे लगा। हाँ, और इसीलिए ये पहला उपविषय मेरा पारिवारिक व्यवसाय को लेकर और उनका, माने उनको व्यवस्थित करना और उसके आधार पर, उसके बेस पर अर्थव्यवस्था को देखना, ऐसा लेंस मैं पहनना चाहता हूँ अभी। तो और ये ऑब्वियसली ये सब समाज व्यवस्था से जुड़ा हुआ ही है। मैंने जो पारिवारिक व्यवसाय है उसका मूल तो वर्ण और जाति व्यवस्था के सिद्धांत ही रहे हैं। मैंने जब हम वर्णों की बात करते हैं तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ऐसे 4 वर्णों की हम बात करते हैं। इसमें शूद्र और वैश्य मिलकर समाज का 80 से 85% हिस्सा बनते हैं और अर्थव्यवस्था का दायित्व इन दोनों के ऊपर ही है। माने जो मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी में भी 80-85% उसका दायित्व अर्थव्यवस्था का है। धर्म धर्म द्वारा अर्थ का नियमन, ये ब्राह्मणों का दायित्व है और उसकी रक्षा करना ये क्षत्रियों का दायित्व है। इस रूप में अगर हम समाज व्यवस्था को देखें, वर्ण व्यवस्था को देखें, तो भी अर्थव्यवस्था ऊपर ही आती है। और किस प्रकार का उत्पादन होना है, और कैसे उत्पादन की शैली क्या है, उत्पादन की व्यवस्था क्या है, इसके आधार पर जातियां बनती हैं। आप क्या उत्पादित कर रहे हैं वो आपकी जाति है। तो हर जाति में अपने उत्पादन का विज्ञान, उत्पादन की शैली वो पीढ़ी दर पीढ़ी संवरती जाती है। और यही पारिवारिक व्यवसाय, माने मुझे लगता है कि ये आज की टर्मिनोलॉजी होगी
जो अर्थव्यवस्था को भी देखेगी, वर्ण व्यवस्था को भी थोड़ा एड्रेस करेगी और जाति व्यवस्था को भी थोड़ा एड्रेस करेगी। तो पारिवारिक व्यवसाय, हाँ, तो आज तो हम देखते हैं कि पारिवारिक व्यवसाय समाप्ति ही होते जा रहे हैं। आज के युवाओं को क्या चाहिए कि या तो उनको नौकरी मिल जाए, जॉब मिल जाए, या फिर हम एक अपना आजकल स्टार्टअप का मेक इन इंडिया, स्टार्टअप कल्चर, ऐसा हम बहुत सुनते हैं। तो स्टार्टअप माने क्या? माने शून्य से मैं अपना काम प्रारंभ करूंगा। हाँ? तो अगर मैं व्यवसाय भी कर रहा हूँ, उद्योग में भी जा रहा हूँ, प्रोडक्शन उत्पादन भी कर रहा हूँ, तो भी मैं स्टार्टअप के रूप में कर रहा हूँ। अपने पारिवारिक व्यवसाय, मैंने सभी ऑप्शंस खुले हैं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, इस रूप का आज का युवा युवा की मानसिकता है। तो या तो नौकरी करनी है, या फिर शून्य से प्रारंभ किया हुआ एक स्टार्टअप चाहिए। और एक स्टार्टअप मैंने सीरियल एंटरप्रेन्योर्स, मैंने अलग अलग क्षेत्रों में हम व्यवसाय करेंगे, एक को तो पकड़ के ही नहीं चलेंगे। हाँ, और जो इन दोनों जगहों पे काम नहीं करता है, उसका जीवन अभी स्थिर नहीं हुआ है, उसमें स्थिरता का अभाव है, उसको अभी सेटल होना है, ऐसा हम मानते हैं। तो मुझे मैंने ये सब बातों को देखते हुए मुझे सबसे पहला एक वाक्य जो मुझे मेरे मन में आता है कि अर्थव्यवस्था के बदलाव का बीज ही का बीज जो है ये पारिवारिक व्यवसाय में ही मिलेगा। जो जिससे हम समाज को बदलना चाहते हैं, जिस प्रकार की व्यवस्था हम लाना चाहते हैं, उसके अनुरूप अर्थव्यवस्था, और उसके उस अर्थव्यवस्था का बीज जो है वो पारिवारिक व्यवसाय में ही मिलेगा, ऐसा मैं मानकर चल रहा हूँ। अब हो सकता है मेरे शोध में ये कुछ बदल जाए, लेकिन जब मैं शोध की शुरुआत कर रहा हूँ, प्रारंभ कर रहा हूँ, तो आर्थिक व्यवस्था में जो बदलाव है उसका बीज मुझे पारिवारिक व्यवसाय में ही मिलेगा, ऐसा मानकर ये शोध की शुरुआत कर रहा हूँ। और इसमें जो जो मेरा अध्ययन रहेगा, उसकी जो दिशा रहेगी, उसका जो स्वरूप रहेगा, उसके बारे में भी मैंने चिंतन शुरू किया है। अभी इसमें पहली कुछ तो मेरी पद्धति क्या है? मेरी पद्धति अभी ये है कि पहले कुछ संकल्पनाएँ अपने और अध्ययन और अनुभव के आधार पर मैं निश्चित करना चाहता हूँ। जो अभी तक मेरे को समझ में आया है, उसके आधार पर मेरी कुछ संकल्पनाएँ बने, एक पिक्चर बने, उस पिक्चर को बेस बनाकर मेरा शोध शुरू हो। तो ये पिक्चर बदल भी सकती है, ये पिक्चर सुदृढ़ भी हो सकती है, वो दोनों के लिए मेरी ओपननेस है। लेकिन एक पिक्चर बने, उसके आधार पर शोध हो, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। अभी ये जो संकल्पनाएँ हैं, हाँ, इसके कुछ बिंदु मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जो मैं संकल्पनाएँ बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। सबसे पहला तो कि ये पारिवारिक व्यवसाय जो हम बोल रहे हैं, इसकी परिभाषा क्या है? ये माने हम क्या बोल रहे हैं? किसको एड्रेस कर रहे हैं? तो मेरे मन में तो पारिवारिक व्यवसाय वो व्यवसाय है जिसमें परिवार के सदस्यों का स्वामित्व हो, उनके द्वारा उस व्यवसाय का संचालन हो, और परिवार के सभी सदस्य माने सभी सदस्य माने सब चाचा-ताऊ, उनके बच्चे, मेरे भाई-बहन, ऐसे सभी लोग हम उसके संचालन में सक्रिय रूप में शामिल हों। और ये जो व्यवसाय है, ये किसी भी आकार का हो सकता है। माने ये छोटी-सी दुकान भी हो सकती है, या छोटा-सा एक उत्पादन का क्षेत्र भी हो सकता है, माने पापड़ बनाते हैं हम, हाँ, तो वो भी हो सकता है। वर्सेस एक बड़ा कॉर्पोरेट भी हो सकता है, उसमें पारिवारिक व्यवसाय चल रहा है। ये मेरी माने आज की परिभाषा, जिसको संकल्पना, जिसको पारिवारिक व्यवसाय की संकल्पना जिसको बोल रहे हैं। तो परिवार के सदस्य का स्वामित्व और संचालन में परिवार का सक्रिय रूप में शामिल होना। ऐसा माने जैसे हम ट्रस्टीशिप की बात करते हैं, वैसा नहीं, कि आजकल बड़ा वो चलता है, अ, ऐसे बहुत सारे कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें जो ओनर है वो सिर्फ खरीदता और बेचता है, उसका संचालन के लिए वो टीम हायर करता है। हाँ?
जब मैं कॉर्पोरेट में था, ऐसे बहुत सारे कंपनीज के साथ काम किया है। जो पेरेंट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है, वो तो खाली पैसा खरीदना बेचना देख रहा है, लेकिन जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं या अलग अलग कंपनियां हैं, वे उनको संचालित करने के लिए लोगों को हायर किया है। तो संचालन में सक्रिय होना और स्वामित्व होना, ऐसा ऐसा परिवार जो व्यवसाय कर रहा है, और अक्सर ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। कई बार ऐसे व्यवसाय के फर्स्ट जनरेशन भी होंगे, लेकिन ये मेरी पारिवारिक व्यवसाय की संकल्पना या परिभाषा है। तो परिवार के सदस्य ही कंपनी के मालिक हैं, संचालन में शामिल हैं, और सभी महत्वपूर्ण निर्णय को वो प्रभावित करते हैं। और अक्सर परिवार के मूल्य और परंपरा उस व्यवसाय पे आधारित होते हैं। ऐसा होना चाहिए, ऐसा ऐसा मेरी संकल्पना में है। माने, जो हम बात करते थे कि सुनार का घर भी दूसरी तरह का होता था, और लोहार का घर भी दूसरी तरह का होता था, और किसान का घर भी माने, जैसा व्यवसाय है, उस व्यवसाय के आधार पर जो परिवार की व्यवस्था है, परिवार के मूल्य हैं, परिवार की परंपराएं हैं, वे भी प्रभावित हो रही हैं। ऐसा ऐसा एक पारिवारिक व्यवसाय की संकल्पना है। और आकार तो मैंने बोला ही कि छोटी से छोटी दुकान से लेकर और बड़ी से बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी भी हो सकती है। ऐसा पारिवारिक व्यवसाय की मेरी परिभाषा है। अब इस परिभाषा में धर्म का नियमन कैसे हो, अ, माने, जब हम धर्म की बात करते हैं तो ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये बाद की बात है ना? ये पारिवारिक व्यवसायों को पटरी पे लाने की बात है कि ये धर्म के नियमन में ये व्यवसाय हो रहा है कि नहीं हो रहा है। धर्म का नियमन माने, हमने पहले पढ़ा भी है और बात भी करी है कि जैसे उत्पादन, प्राणी ऊर्जा से ही उत्पादन होना है, श्रम की प्रतिष्ठा होनी है, स्थानिक आवश्यकताओं के लिए स्थानिक उत्पादन होना है। जो वितरण है, माने जो उपभोक्ता है और उत्पादक है, उसके बीच कम से कम दूरी होनी चाहिए। मार्केटिंग, विज्ञापन, पैकेजिंग, ये कम से कम होना चाहिए। अ, 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 और इसमें भी व्यवसाय से जुड़े लोग जो हैं, मैंने एक तो परिवार हुआ, और भी जो लोग जुड़े हुए हैं उसमें एम्प्लॉय एम्प्लॉयर की रिलेशनशिप ना होकर ये स्वामित्व रहे। अपने परिवार का तो रहे ही, जो और लोग भी काम कर रहे हैं उनके काम का स्वामित्व उनके पास रहे। मैंने ये सब हमने धर्म की परिभाषा, जो धार्मिक अर्थव्यवस्था है उसकी परिभाषा में हमने पढ़ा है। इसका नियमन कैसे होगा, ये हमको देखना है। लेकिन आज की पारिवारिक व्यवसाय की जो परिभाषा है, उसमें मैं ये धर्म के एंगल को, ये जो धार्मिक व्यवसाय है, इसको अभी के लिए थोड़ा अलग रख रहा हूँ। पारिवारिक व्यवसाय की जो संकल्पना है और जिसके आधार पर मेरा शोध शुरू होगा, उसमें मैं ये फिल्टर नहीं लगा रहा हूँ कि ये धर्म के नियमन में हो रहा है तभी मेरे शोध में शामिल होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ऐसी ऐसी मेरी संकल्पना एक पारिवारिक व्यवसाय की बन रही है। और इसमें एक संकल्पना ये भी मैं बना रहा हूँ अपनी, कि इसमें ये पारिवारिक व्यवसाय जो जो खत्म हो रहे हैं, जो मर रहे हैं, इन इनको स्टैब्लिश करने के लिए, इनको पोषित करने के लिए, ये खिल के वापस समाज में आए, इनमें अवरोध क्या है? हाँ, सबसे बड़े अवरोध क्या है? और मुझे ये तो समझ में आता है, मैंने मेरे घर के सामने जितनी दुकानें थी, छोटी-छोटी दुकानें, और उनके जो भी ओनर्स थे, माने सभी दुकानें बंद हो चुकी हैं और सभी रिप्लेस हो चुकी हैं, बड़े-बड़े कॉर्पोरेट मॉल्स से रिप्लेस हो चुकी हैं, और ये धीरे-धीरे फैलता ही जा रहा है। तो सबसे बड़ा अवरोध मुझे क्या लगता है कि आज क्या होने लगा है कि ये बड़े-बड़े कॉर्पोरेट हमको सस्ते में सामान देते हैं, और जब हम एक इंडिविजुअल दुकानदार के पास जाते हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि सामान महँगे में मिल रहा है। तो माने कीमत निर्धारण कैसे हो, ये सबसे बड़ा अवरोध है। ये ये जो सब मैं बता रहा हूँ, ये मैं अपना, इसको हम बोलते हैं ना,
जो शोध से पहले के ग्रहित अपने मानकर, हाँ, ऐसा चल रहा हूं। जब शोध में कीमत निर्धारण सबसे बड़ा अवरोध है कि नहीं, ये देखेंगे, हाँ, जब शोध करेंगे तो बड़े उद्योगों की प्रतिस्पर्धा है, विदेशी कंपनियां आती हैं, और वे जो बाजार का भाव है उससे सस्ते में बेचकर बाजार को कैप्चर करना, और अपना जो मुनाफा है वो कहीं और से कमाना, ऐसा बहुत होने लगा है। मुफ्त में चीजें बहुत मिलने लगी हैं, और उसके कारण क्या होता है कि ये जो छोटे दुकानदार हैं, और जो अपना काम करते हैं, अपना व्यवसाय करते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन का सबसे बड़ा इशू व्यवसाय का या अर्थव्यवस्था का, जो मैं सोचता हूँ, ये कीमतें कैसे निर्धारित हो, ये एक लगता है। दूसरा, हालांकि हम बोलते हैं कि रेड टेपिज्म, लाइसेंस राज थोड़ा खत्म हुआ है, लेकिन कुछ खास खत्म नहीं हुआ है। ये छोटे उद्योगों को तो पता ही है, और छोटे उद्योग में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि छोटे उद्योग ही परिवार के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी चल पाएंगे। इनकी बहुतायत रहेगी। थोड़ी कंपनीज होंगी जो मल्टीनेशनल जैसे कंपनीज के स्वरूप की होंगी, लेकिन बहुत सारी कंपनीज तो ऐसी ही होंगी जो छोटे व्यवसाय के रूप में अपने स्थानिक उत्पादन, स्थानीय आवश्यकताओं के लिए काम कर रही होंगी। तो ये जो दूसरा मुझे सबसे बड़ा अवरोध लगता है कि ये जो लाइसेंस राज की अड़चने हैं, हाँ, ये जो गवर्नमेंट कंट्रोल, जो सरकार का हस्तक्षेप हर जगह रहता है, जो ये करप्शन है, हाँ, भ्रष्टाचार है, ये दूसरा सबसे बड़ा अवरोध है। हाँ, इसके चलते उत्पादक क्या सोचता है कि मैं तो किसी तरह ये परिस्थिति को झेल लूंगा, पर अपने बच्चों को इससे बेहतर करने के लिए प्रेरित करूंगा, मने यहाँ से बाहर निकलो। हाँ, ऐसा बाहर निकलो मने किसी कंपनी में जाके नौकरी करो, शहर में जाके बसो, विदेश में जाके बसो, ऐसा सपना लेके चलते हैं, और वो दूसरा सबसे बड़ा अवरोध ऐसा मुझे लगता है। अ, और ये जो कॉरपोरेट कल्चर है, वो क्या कर रहा है कि ये जो भारतीय पुट है, भारतीय आयाम है किसी भी उत्पादन का, उस सबको कॉर्पोरेटाइज कर रहा है। अ, तो क्या होता है कि हम कुछ सामान बनाते हैं। मैंने आज तो प्राणायाम को भी कॉर्पोरेटाइज कर दिया गया है। उत्पादन की तो छोड़िए। तो कुछ भी उत्पादन करते हैं, उसको कैसे कॉर्पोरेट प्रोडक्ट में ट्रांसलेट किया जाए, ऐसा सभी कॉर्पोरेट देखने लगे हैं। जैसे जैसे हमारी अवेयरनेस एक एक समाज के रूप में बढ़ रही है, कि हमको कैसा खाना खाना चाहिए, हमको किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए, जैसे जैसे ये अवेयरनेस बढ़ रही है, कॉर्पोरेट उस अवेयरनेस का फायदा उठाने के लिए जितने भी हमारे देसी तरीके हैं उसको कॉर्पोरेटाइज करते जा रहे हैं। तो ये जो कॉर्पोरेट कल्चर है, और ये मुझे लगता है कि ये, अ, और हमको भी हर चीज कॉर्पोरेटाइज्ड ही चाहिए। माने हमको मॉल में जाकर और पतंजलि का कुछ खरीदना है तो पतंजलि को एक कॉर्पोरेट के रूप में बनना पड़ेगा अगर सरवाइव करना है, ऐसा हो गया है। तो हर आदमी जो भारतीय नुस्खों से, भारतीय पद्धति से, भारतीय उत्पादन के जो सिद्धांत हैं उसके अनुसार अगर चलना भी है, तो भी स्ट्रक्चर तो कॉर्पोरेट जैसा बने, ऐसा हो गया है। तो ये मुझे लगता है कि ये तीसरी सबसे बड़ी मानसिकता का अवरोध है। ये जो छोटे व्यवसाय, स्थानिक उत्पादन, इसमें तो बात ही नहीं कर रहे हैं हम। और चौथा सबसे बड़ा अवरोध जो मुझे लगता है वो माने वो तो मानसिकता का ही है। हम ये उत्पादन कर क्यों रहे हैं? ये अपने समाज की आवश्यकता पूर्ति के लिए कर रहे हैं या धन कमाने के लिए कर रहे हैं, अर्थ कमाने के लिए कर रहे हैं? ये जो मानसिकता अर्थ केंद्रीय हो गई है, आवश्यकता पूर्ति वाली नहीं हो रही है। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा अवरोध है। हाँ, तो माने हम एक कारीगर के रूप में, एक उत्पादक के रूप में मेरी आय बढ़े, ये मेरा उद्देश्य है।
अभी इसके लिए मुझे कॉरपोरेट्स के साथ ये जो मैंने किसान कानून भी आए थे, हाँ, मैंने कोई भी प्राइवेट कॉरपोरेट आके किसान को बताएगा कि आपको क्या उगाना है और मैं डायरेक्ट आपसे खरीदूंगा, ऐसा हम करना चाहते हैं। हाँ, और हम कितना बोलते हैं कि किसान कानून वापस लिए गए हैं, लेकिन इसका और ये मजबूरी में लिए गए हैं, लेकिन इसका जो है प्रभाव क्या होने वाला है ये हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। ये जो स्थानिक आवश्यकताओं के लिए स्थानिक प्रोडक्शन करना, उत्पादन करना, इससे हम बहुत दूर जाते जा रहे हैं। तो अभी ये जो मानसिकता है कि मुझे करना ही क्यों है, हाँ, ये व्यवसाय करना ही क्यों है, और इसमें जो सेवा का आयाम है, सेवा का जो एंगल है, आवश्यकताएं अपने समाज में लोगों की आवश्यकताएं पूर्ति जो करनी है, इसको ये मानसिकता नहीं है। और जब मेरी आय बढ़ती है तो मैं वो कॉरपोरेट का ही सामान खरीदता हूँ। मैंने आशीष जी जब आए थे यहाँ, जब उनसे बातचीत